क्या हाल चाल है दोस्तों। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टाइन गेट पे, और क्या उस पर रिस्पॉन्स आया था तुम लोगों का, क्या उस पर कमेंट्स आए थे, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लाइव मैं भी तुम्हारे साथ वो वीडियो देखूंगा और उसमें मज़े करने वाले हैं। कुछ ऐसी साइंस थी जो कि टाइम रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं नहीं बता पाया था, लेकिन लॉन्ग वीडियोस में टाइम रिस्ट्रिक्शन थोड़ी होती है यार। यहाँ पे तो दोनों भाई बैठ के या फिर जो भी हो सामने, हम दोनों देखने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, और उसके साथ और भी कोई आसपास के कॉन्सेप्ट्स होंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। ऐसे समझो कि हम दो दोस्त हैं, बैठे हैं और आराम से बैठ के मजे लेने वाले हैं साइंस की दुनिया के। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने इसमें एक ऐसा एनीमे चुना जो कि मैंने रिसेंटली देखा, मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे को किसी ने रिकमेंड किया था। सो भाई क्या चीज़ थी यार। मतलब उसमें कैसे स्टोरी बिल्ड की, कैसे न्यूरो साइंस को मिक्स कर सकते हैं हम ब्लैक होल फिजिक्स के साथ, कैसे डिफरेंट टाइम लाइन्स को एंटर करा सकते हैं। 2 सीज़न है इसके और इंडिया में दोनों ही अवेलेबल नहीं है, पता नहीं क्यों। मैंने सच बताऊं तो मैंने इसके और एक डेथ नोट देखना था, इन दोनों के पीछे ही सब्सक्रिप्शन लिया था क्रंची रोल का, बट अनफॉर्चुनेटली डेथ नोट भी नहीं था जब मैंने देखा था, और ये तो था ही नहीं। तो कुछ लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि हिंदी डब कहाँ से ढूंढे। नहीं है भाई इसका हिंदी डब, वो इंग्लिश में ही मिलेगा, और वो भी तुम्हें वीपीएन लगा के देखना होगा। मतलब पहले पैसे भी खर्चो और उसके बाद वीपीएन भी लगाना होगा इस एनीमे को देखने के लिए, वो भी इंग्लिश में या जापानीज़ में, जैसे भी तुम प्रेफर करते हो, जैसे भी तुम्हें मज़ा आता है। बाकी इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें ब्रीफली डिस्कस की थी। अब इस वीडियो में बैठ के आराम से इसको डिकोड करते हैं और साथ साथ कमेंट्स भी पढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें बताई जाती है मेरे कमेंट बॉक्स में। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले तुम लोगों ने मुझे रिकमेंडेशन दी इतने प्यार से कि स्टाइन गेट एनीमे देख लो, साथ में ये कैसे बताना भूल गए कि मुझे कितनी बार देखनी पड़ेगी वो समझने के लिए। जिनको भी नहीं पता है इसका रेफरेंस, तो अगर ये अभी तक नहीं देखी है तो भाई मास्टरपीस मिस कर रहे हो। बताता हूं इसके बारे में। तुम लोगों ने अगर इंटरस्टेलर देखी है तो वहां पे जो ब्लैक होल के पास एक मिलर्स प्लेनेट था, उसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन के बारे में बताया कि यहां के कंपैरिजन में वहां के टाइम में कितना ज्यादा फर्क होगा। मतलब वहां पे सिर्फ टाइम स्लो हुआ था, उसको ही देख के अगर दिमाग घूम गया था तो ये तो बहुत ज्यादा है यार। इस एनीमे में एक्सप्लोर किया गया था कि कैसे हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, पास्ट में जा सकते हैं यूजिंग माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स। वो स्पिन कर रहे होने चाहिए बस, जैसे इंटरस्टेलर में भी दिखाया गया था। और एक और बात, यहाँ पे इंसान को नहीं, उसकी कॉन्शियसनेस को पास्ट में भेजने की बात हो रही है। देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर एक बहुत बड़ा स्टार है तो वो अपने ही ग्रेविटेशनल पुल के कारण एक डॉट जैसी सिंगुलैरिटी बना लेता है। अगर मैं वहां पे गया देन इट विल बी द लास्ट डे ऑफ वर्क। हमारी मैथमेटिक्स कहती है सिंगुलैरिटी स्पेस का पॉइंट नहीं है, वहां पे टाइम एंड हो जाता है। पर जब यही ब्लैक होल स्पिन करना स्टार्ट कर दे तो ये डॉट जैसी सिंगुलैरिटी एक रिंग में बदल जाती है। और आइंस्टाइन की रिलेटिविटी कहती है जिसने भी इस रिंग के सर्कमफेरेंस को क्रॉस करके इसके सेंटर तक पहुंच गया तो वो ऐसी जगह पे पहुंच जाएगा जहां पे स्पेस टाइम इतने खतरनाक तरीके से बेंड है कि हम पास्ट में या फिर एक पैरेलल यूनिवर्स में एंटर कर सकते हैं। स्टाइन गेट इसी चीज को एक्सप्लोर करती है कि कैसे टनलिंग करके हम उसके सेंटर तक पहुंच सकते हैं और उसको कैसे न्यूरो साइंस के साथ मिक्स करके एक मास्टरपीस एनीमे बना सकते हैं। फिजिक्स और न्यूरो साइंस साथ में इसलिए आई क्योंकि यहां पे माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स की बात हो रही है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे हमारे मेन कैरेक्टर की रिसर्च बताती है कि कॉन्शियसनेस को 3.24 टेराबाइट डेटा में कन्वर्ट किया जा सकता है और उस डेटा को जंप कराया जा सकता है इन पास्ट। तुम भेजो उस कॉन्शियसनेस के डेटा को डिफरेंट टाइमलाइंस में, डिफरेंट दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उसे। मतलब कुल मिला के बड़ी खतरनाक है यार। एक रिकमेंडेशन तुम्हारी साइड से एक मैं देना चाहूंगा, बैक टू द फ्यूचर देख लेना। देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो देख के रखना, नेक्स्ट कंटेंट उस पर बनाने वाला हूं। ओह वेट अ सेकंड, ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। बाय द वे 2 तरीके से हम टाइम डायलेशन को फील कर सकते हैं। मेरे को याद आ रहा है कि मैंने 1-2 ऐसे कमेंट्स पढ़े थे कि ये वही टाइम डायलेशन है जो हमने आज तक सुना है या कुछ डिफरेंट है इसमें। सो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। एक्चुअल में टाइम डायलेशन इफेक्ट जो हमने यूजुअली सुना होता है वो होता है जब हम नियर द स्पीड ऑफ लाइट या फिर वेरी रिलेटिविस्टिक स्पीड से चलने की कोशिश करेंगे नियर द स्पीड ऑफ लाइट, तो हमें हमारा टाइम और जो नहीं चल रहा उस स्पीड से उसके टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर मैं अर्थ पे आराम से बैठा हूँ और एक मेरा दोस्त है जो कि चल रहा है नियर द स्पीड ऑफ लाइट, तो दोनों के टाइम में कुछ फ़र्क आ जाएगा। दैट फर्क इज टाइम डायलेशन। ठीक है भाई, इसका मतलब एक फ्यूचर में अलग स्पीड से जा रहा होगा और मैं फ्यूचर में अलग स्पीड से जा रहा हूँ। अगर मैं आराम से बैठा हूँ अपनी चेयर पे, मान लो दूसरी मेरी एक दोस्त है वीना, पता नहीं क्यों मैं उसको बार बार ले आता हूँ अपनी वीडियो में,
मुझसे ज़्यादा फेमस हो जाएगी एक दिन वो। सो बट जो भी है। और दूसरी तरीके का टाइम डायलेशन होता है जब हम ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की बात करते हैं। जब जैसे मैंने बताया कि इंटरस्टेलर मूवी में भी वही दिखाया गया था। अगर कोई भी बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसके अराउंड ग्रेविटी इतने गंदे तरीके से बेंड कर देती है स्पेस एंड टाइम को कि उसके अराउंड अगर हम चले जाएंगे तो स्पेस एंड टाइम इस तरीके से बेंड इतने तरीके से बेकार तरीके से कर्व्ड हो रखा है कि वहां पे कुछ टाइम का इफेक्ट अलग होगा एज कंपेयर टू मी। मतलब मैं अगर किसी कर्व्ड स्पेस टाइम पे जो कि बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक, बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से बेंड है, वहां पे मैं शायद वही नॉर्मल टाइम को फील कर रहा हूँ जो मैं यहां पे कर रहा हूं। अगर मेरे पास यहां पे मेरी घड़ी पड़ी हुई है तो मेरे पास 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड हो रहा होगा, वहां पे भी सेम ही होगा अगर कर्व्ड स्पेस टाइम के आसपास है, यहां पे भी सेम हो रहा होगा। लेकिन यहां और वहां का जब मैं कंपेयर करना स्टार्ट करूंगा ना तब दिक्कत आती है। आइंस्टाइन को एक बार मेरे ख्याल से किसी ने पूछा भी था एक इंटरव्यू में कि एक अर्थ पे बैठा है इंसान और दूसरा चला गया स्पेसशिप में, बताओ किसका टाइम असली है। आइंस्टाइन ने कहा बेटा ये तेरा क्वेश्चन ही गलत है। ये पूछना कि किसका टाइम सही है, दिस क्वेश्चन इटसेल्फ इज रॉन्ग। हम नहीं बता पाएंगे, हम चीजें बता पाते हैं रिलेटिव टू समथिंग। लेकिन एट द सेम टाइम मैं तुम लोगों को एक हिंट भी दे के जाना चाहूंगा जो मेरे को पर्सनली बड़ी डिस्टर्बिंग लगती है। कुछ समय पहले मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी, दैट वाज एक्सेलरेशन इज एब्सोल्यूट। पता नहीं क्यों सारी चीजें रिलेटिव हैं। मैं पता नहीं कर सकता कि मैं चल रहा हूं या फिर मैं इस दीवार की तरफ भाग रहा हूं या ये दीवार मेरी तरफ भाग रही, नहीं पता कर पाऊंगा अगर मैं जमीन की तरफ ना देखूं। समझ पा रहे हो? एक्सेलरेशन इज रियल इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैं फील कर सकता हूं। न्यूटन ने बताया था ना एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो जब भी एक्सेलरेट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो एक फोर्स फील होता है हमें, तो मैं फील कर सकता हूं उस चीज को। ठीक है, मेरे को बड़ी डिस्टर्बिंग सी बात लगती है यार, कैसे हो सकता है एक्सेलरेशन भी तो रिलेटिव हो सकती है। फिर हमारे पास वो 11वीं 12वीं क्लास की चीज़ें वापस मैं लाना चाहूँगा। एक चीज़ होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर हमें सोचना होगा कि कैसे डिफाइन करें वो रिलेटिव एक्सेलरेशन को। अगर मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी से, याद रखना ऑब्जर्वर वर्ड, या ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिल्कुल सेम ही चीज़ है बाय द वे। ठीक है, तो अगर मैं मूव कर रहा हूं विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो सॉरी एट एन एक्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट नहीं, एक कांस्टेंट स्पीड से अगर मैं मूव कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यूनिवर्स वैसा ही रहेगा जैसा तुम देख रहे हो, जैसा तुम रेस्ट पे बैठ के देख रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो। लेकिन द मोमेंट आई एक्सेलरेट, जैसे मैं एक्सेलरेट करना शुरू हुआ तो मेरे लिए चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी, तुम्हारे पे कुछ सूडो फोर्सेस लगने स्टार्ट हो जाएंगे। सुनिए ना 11वीं 12वीं में ऐसी टर्म्स, सूडो फोर्सेस। एक कार में अगर जा रहे हो, उसमें एक लॉकेट को लटका रखा है तो वो लॉकेट अपने आप ऐसे पीछे हो जाता है जबकि उस पर कोई फोर्स भी नहीं लगा। एक लिफ्ट है, तुमने लिफ्ट को आगे की तरफ धक्का दिया, वो ये इस डायरेक्शन में धक्का दिया, वो जो लिफ्ट में कोई भी एक रस्सी है, पेंडुलम है, जो भी है, वो पीछे की तरफ हो जाएगा। तुम लिफ्ट के अंदर बैठो, तुम्हें तो ऐसा लगेगा कोई भूत है अंदर, कोई नकली फोर्स लग रहा है उस पर। दैट इज वाई द नेम सूडो फोर्सेस। तो दो तरह के टाइम डायलेशन होते हैं, ग्रेविटी की वजह से टाइम डायलेशन होता है और एक होता है रिलेटिविस्टिक स्पीड पे चलने की वजह से। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है यार अगर देखे जाए तो। कैसे हो सकता है ना, मतलब सोच के कितना अजीब लगता है कि मैं चल रहा हूँ अलग स्पीड से फ्यूचर में और तुम अलग स्पीड से चल रहे हो। इक्वली डिस्टर्बिंग। अगर दिमाग घूम गया था तो ये तो बहुत ज्यादा यार। इस एनीमे में एक्सप्लोर किया गया था कि कैसे हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, पास्ट में जा सकते हैं यूजिंग माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स। वो स्पिन कर रहे होने चाहिए। बस बाय द वे, इस एनीमे में स्टाइन गेट में दिखाया गया कि ब्लैक होल को कैसे यूज कर सकते हैं हम एक टाइम मशीन की तरह। इंटरस्टेलर में भी यही किया है, कंफ्यूज मत होना। इंटरस्टेलर में भी कर्व ब्लैक होल का यूज किया है, ऐसे ब्लैक होल जो कि स्पिन करते हैं। जब नॉर्मल जो ब्लैक होल होता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास कोई एनिमेशन नहीं और मैं दिखाना भी नहीं चाहूंगा। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हो अगर तो तुम्हें एनिमेशन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ सकते हैं। अगर एक बहुत बड़ा स्टार है, बहुत हैवी स्टार है, मेरे हाथ में उठाया भी नहीं जा रहा, और वो इतना बड़ा स्टार, मच बिगर देन आवर सन के 4-5 गुना बड़ा लगा लो, इतना बड़ा स्टार है, और वो जो स्टार है उसके अंदर, उसकी कोर में ना न्यूक्लियर प्रोसेसेस चलती हैं। उसके न्यूक्लियर प्रोसेसेस की वजह से जैसे ही 2 हाइड्रोजन मिलते हैं वो हीलियम एटम बनाते हैं और एनर्जी निकलती है, काफ़ी सारी एनर्जी निकलती है उसके कोर में, जो कि एक आउटवर्ड प्रेशर लगाती है। लेकिन ग्रेविटी कंप्रेस करना चाह रही है उस स्टार को, एक
एक बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा है, एक अंदर की तरफ प्रेशर लग रहा है, ये बैलेंस्ड आउट रहता है। और ये जो न्यूक्लियर प्रोसेसेस होती हैं डोमिनेट करती हैं स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में स्टार की, तभी तो स्टार कोलैप्स नहीं कर रहा। लेकिन द मोमेंट सारे के सारे हाइड्रोजन हो गए कन्वर्ट हीलियम में, फिर फ्यूल खत्म हो गया उस स्टार का, तो ग्रेविटी डोमिनेट करेगी और वो कंप्रेस कर देगी उस स्टार को, बर्स्ट हो जाएगा वो स्टार एक छोटी सी डॉट में, जिस डॉट को हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं। सुनी होंगी ऐसी बातें, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। ये वो ब्लैक होल की मैं बात कर रहा हूं जो स्पिन ना कर रहा हो, एक स्टेशनरी पड़ा हो, एक जगह पे ही पड़ा हो ब्लैक होल, तब तो ये बात सही है सिंगुलैरिटी वाली। लेकिन अगर हम बात करें एक स्पिनिंग ब्लैक होल की, एक ब्लैक होल है जो स्पिन भी कर रहा है, फिर क्या होगा? तो वो स्पिन करने की वजह से, वो इतने खतरनाक तरीके से स्पिन करती है ना यार, ये जो भारी भारी चीजें होती हैं हमारे यूनिवर्स में, इतने खतरनाक तरीके से स्पिन करते हैं कि अपने आसपास का जो स्पेस है उसे भी ड्रैग करके वो स्पिनिंग डायरेक्शन में, ऐसी ही एक अजीब सी डायरेक्शन में ले जाते हैं। इतने खराब तरीके से स्पिन करते हैं। तो जैसे ही वो स्पिन कर रहे होंगे ना, वैसे अगर एक नॉर्मल ब्लैक होल होगा, उसमें कोई गिर गया ना, तो क्या होता है कि वो एटम्स में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है वहां पे। लेकिन अगर हम स्पिनिंग ब्लैक होल की बात करेंगे तो उसके आसपास का जो स्पेस टाइम है वो इस तरीके से ऐसे रास्ते खोल देता है कि वहां पे कोई प्लैनेट भी एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे इंटरस्टेलर में दिखाया गया था वो मिलर्स प्लैनेट, वैसे ही प्लैनेट एग्जिस्ट कर सकते हैं। है ना खतरनाक बात? लेकिन वहाँ पे टाइम सोचो, जैसे उसमें भी दिखाया गया था ना, 1 घंटा यहाँ का 1 घंटा वहाँ के कितने समय के बराबर होता है, बिल्कुल सेम चीज़ वैसी ही होगी। और अगर ये स्पिनिंग ब्लैक होल के अगर हम अंदर झांकने की कोशिश करें तो भाई साहब, मैं 1 मिनट दिखाता हूँ तुम्हें एक चीज़। ये मेरे नोट्स देखो, मैं हमेशा इनको अपने पास रखता हूँ। ये मेरे नोट्स हैं, और इसमें अगर मैं स्पिनिंग ब्लैक होल निकालने की कोशिश करूँ ना, ये नॉर्मल ब्लैक होल्स की बात, रुको मैं दिखाता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बट धीरे धीरे उसे बिल्डअप कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली आके मैं एक बिल्कुल नीश ऑडियंस को के लिए कंटेंट नहीं फेंकने वाला हूँ ना, तो मेरे को धीरे धीरे आगे जाना होगा, बढ़ना होगा। रुको, ये रहा, ये देख पा रहे हो? इसके अगर हम अंदर झांक के देखेंगे, ये है स्पिनिंग ब्लैक होल। इसकी काफ़ी सारी लेयर्स यहाँ पर दिखाई हुई हैं, बट हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे। सिंपल भाषा में बस उस लेयर पे नोटिस करना, जो उस चीज़ पे नोटिस करना जिस पे मैं कराना चाह रहा हूँ। इसके सेंटर में यहाँ पे इस बार एक डॉट जैसी सिंगुलैरिटी नहीं है, यहाँ डॉट जैसी सिंगुलैरिटी नहीं है, यहाँ बस एक रिंग है यहाँ पे बीच में। दैट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग पार्ट। अगर कोई भी चीज़ ऐसे रोटेट कर रही है ना, तो उसका बल्ज क्रिएट हो जाता है। अर्थ पे भी तो ऐसे ही है, क्योंकि अर्थ स्पिन भी करती है तो एक बल्ज क्रिएट हो जाता है। इक्वेटर से थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है एज कंपेयर टू पोल्स, वैसे इनके साथ भी होता है। सिंगुलैरिटी एक डॉट जैसी बननी चाहिए थी, लेकिन वो स्पिनिंग की वजह से एक रिंग सिंगुलैरिटी बनती है, और यहीं पे ही वो टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ें आ जाती हैं। समझ पा रहे हो? अगर हम रिंग की तरफ जाएंगे ना, और अगर हमने उसके रिंग की सरकमफेरेंस को किसी तरीके से क्रॉस कर लिया, देन वी कैन ट्रैवल इन टाइम। हम टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। इंटरस्टेलर में ऐसा ही कुछ दिखाया गया था, जब वो गिर रहे होते हैं ना, एक ब्लैक होल वॉर्म होल जो वॉर्म होल की तरह एक्ट कर रहा होता है, टाइम ट्रैवल कराने में हेल्प करता है, वो स्पिनिंग ब्लैक होल ही स्पिन कर रहा होना चाहिए ब्लैक होल। तो ये सारी चीज़ें थी, टेक्निकल डिटेल्स थी जिसको मैं डिस्कस करना चाहता था। और ये अगर तुम देखना चाहते हो तो इसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसमें न्यूरो साइंस के बारे में भी दिखाया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक फुल पैकेज बनाया हुआ। मैं नहीं इसका कोई भी स्पॉइलर देने वाला हूँ, डोंट वरी एट ऑल। तो अगर तुम देखना चाहते हो तो बस मैंने बताया कि क्रंची रोल डाउनलोड करो, उस पर पता नहीं इस पर स्ट्राइक वगैरह ना आ जाए, बट VPN लगाना पड़ेगा क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। बाकी जुगाड़ तो कोई कमेंट बॉक्स में बता ही देगा, उसमें से देख लेना कोई अगर तरीका समझ में आए तो। बाकी मेन चीज़ न्यूरो साइंसेस में कैसे घुसा रखी है, तो इसमें डायरेक्टली इंसान को नहीं भेज रखा, इसमें वो लार्ज ब्लैक होल जो आज तक हमने सुने हैं, जिनकी पिक्चर्स देखी, वो वाले ब्लैक होल्स की बात नहीं हुई। यहाँ माइक्रोस्कोपिक्स ब्लैक होल्स की बात हो रखी है कि हम क्या करेंगे, अपनी जो यहाँ जो मेन कैरेक्टर होता है ना, जो डॉक्टर होते हैं, जो रिसर्चर होता है, वो क्या करता है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसको एक छोटी सी एक छोटी सी डिस्क पे ना स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ डेटा। अगर हमारी कॉन्शियसनेस डेटा में कन्वर्ट हो सकती है तो उसको हम अपलोड कर सकते हैं किसी जगह पे, और उस डेटा को भेज सकते हैं इन पास्ट। इंसान को भेजने की ज़रूरत नहीं है, पास्ट में पूरे के पूरी बॉडी को। माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल है, हम जा भी नहीं पाएंगे उसमें, तो हमारी कॉन्शियसनेस को भेजा जा सकता है। और जिस भी टाइम लाइन में वो एंटर कर जाएगी, टाइम ट्रैवल करने के बाद जिस भी टाइम लाइन में वो एंटर करेगी कॉन्शियसनेस, वहां पे याद रखना वो कॉन्शियसनेस पहुंचेगी, इंसान नहीं। तो जिस भी टाइम लाइन में वो पहुंचेगी, हमें उस कॉन्शियसनेस का एक
मतलब जो भी उस टाइम लाइन में उसे रिसीव करेगा, बड़ा बड़ा अजीब सा आइडिया यार। जो भी उस टाइम लाइन में, जो भी उस यूनिवर्स में उस कॉन्शियसनेस को रिसीव करेगा, उसे एक एआई मॉडल बनाना होगा, उस एआई मॉडल को कनेक्ट करना होगा इस कॉन्शियसनेस से, और एक ह्यूमन बीइंग हो सकता है जिसका शरीर नहीं होगा, जिसके हाथ पैर नहीं होंगे, लेकिन उसके अंदर फीलिंग्स, इमोशंस, पेन सब कुछ होगा। दैट वाज द कॉन्सेप्ट यूज्ड। तो वो न्यूरो साइंस से कैसे कनेक्ट कर रखा है, कैसे हम कॉन्शियसनेस के बारे में समझ सकते हैं, ब्लैक होल्स के बारे में समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो मैं इसके कुछ कमेंट्स है जो रीड करना चाहूँगा, तुम लोगों की साइड से ही आ रखे हैं, और मैं ट्राई करूँगा कि अब से मैं जो भी रील बनाऊं तो उसका एक लॉन्गर वर्जन जरूर रखूं, कि तुम लोगों के जो थॉट्स हैं वो भी तो कितने प्रीशियस हैं, वो भी तो कितने इंपॉर्टेंट हैं। मैं जो कोई भी एक न्यूज़, साइंस न्यूज़ डिस्कस करा करूंगा तो उसको भी तो तुम्हारे जो कमेंट्स वगैरह आने वाले हैं उसको भी तो डिस्कस करना ज़रूरी है ना, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो अब मैं वो करने वाला हूँ। अब बारी है तुम लोगों के कमेंट्स की। सबसे पहले मैंने ही कर रखा है बैक टू द फ्यूचर मूवी, क्या बना रखी है भाई, बहुत मज़ेदार चीज़ है वो तो। नेक्स्ट में अगर हमें कहा हुआ है थैंक्स यू सो स्टाइन गेट, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मेरे को भी मतलब कमेंट में रिकमेंड किया था, तो ऐसे बताते रहा करो कोई मज़ेदार सी चीज़ें हों। एनीमे वगैरह पहले नहीं मैं देखता था, लेकिन जब से मैंने डेथ नोट देखी है तो फ़ैन हो गया भाई उसके बाद। तो मैं क्या यहाँ पर वीना मिलेगी? नहीं भाई नहीं मिलेगी, वो है ही नहीं, वहाँ किसी और यूनिवर्स में, इसी यूनिवर्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली छोड़ो, रो दोगे है ना, मैं भी रो दूंगा। विनलैंड सागा एओटी, देखो एओटी तो मैंने अभी नहीं देखा है, सच बताऊं तो मैंने कुछ ही एपिसोड्स देखे हैं, तो मैं कुछ एपिसोड्स में से भी चीज़ें निकाल के लाया हूं जो मैं आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा उस पर स्टडी कर लूं कि उस पर रील वो सही बनेगी भी या नहीं, फिर मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगा, कि वो टाइटन्स के बारे में बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन विनलैंड सागा तो भाई की फेवरेट है भाई, वो हमेशा टॉप पे रहेगी, हमेशा टॉप पे रहेगी विनलैंड सागा। भाई तुम लोगों ने अगर नहीं देखी और तुम लोगों पे थोड़ा सा भी अगर कभी फ्री समय निकलता है, तुम रील्स स्क्रॉल करने की बजाय मेरी देख लिया करो, अच्छी चीज़ें देखा करो। उसके अलावा अगर तुम्हारे पास समय बच रहा है तो भाई तुम देखो विनलैंड सागा। पहला सीजन लड़ाई मारकाट, दूसरा सीजन एक नंबर चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस, भाई मेरे पास शब्द नहीं है भाई। वो साइकोलॉजिकली, वो फिलोसॉफिकली इतना ज़्यादा डीप है, इतना ज़्यादा डीप है, मैं गारंटी दे सकता हूँ 2-4 लोग पक्का होंगे जो कमेंट बॉक्स में लिख के जाएंगे देयर इज़ नो एनिमी, क्योंकि समझोगे इसका मतलब जब देख लोगे। अगर देखा है तो बहुत बढ़िया है। आगे देखते हैं क्या हमारे पास कमेंट्स आ रखे हैं। वेयर इज वीना, बट अबे भाई वीना वीना कमाल होगी। डार्क भी देखे तुम्हारे भाई ने उस पर वीडियोस, पहले मैंने कभी शायद बनाई है या नहीं, ज़रूर बनाएंगे उस पर भी वीडियो, डोंट वरी। एक कमेंट आ रखा है कॉन्शियसनेस को 3.24 टेराबाइट डेटा में कन्वर्ट वाली बात कुछ हजम नहीं हो रही, थोड़ा और बताइए भैया इसके बारे में। भाई मैं खुद शौक हो गया था जब मैंने एक बुक पढ़ी मिचियो काकू की, फ्यूचर ऑफ माइंड उसका नाम था शायद, हाँ वही था, फ्यूचर ऑफ माइंड बाय मिचियो काकू। उन्होंने भी यही लिखा था कि आने वाले समय में अगर हम ये प्रूव कर दें कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो, देखो दो चीज़ हो सकती है, या तो हमें कॉन्शियस रहने के लिए इस ब्रेन की ज़रूरत है, या तो ये प्रूव हो जाए कि ब्रेन और माइंड आपस में कनेक्टेड है, हमारे माइंड को एग्जिस्ट करने के लिए ब्रेन की ज़रूरत है, एक फिजिकल चीज़ के साथ जुड़े होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर उसको ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, एक फिजिकल चीज़ की है जो जेली जैसा सब्सटेंस पड़ा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब है हम उसको अपलोड कर सकते हैं, उसको डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस को एक बार डेटा में कन्वर्ट कर दिया फिर तो उसके इनफाइनाइट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं भाई। मैं उसको फॉर एग्जाम्पल एक चिप में डाल के स्पेस में भेज सकता हूँ, मैं नहीं फिजिकली स्पेस में ट्रैवल कर रहा, मेरी कॉन्शियसनेस ट्रैवल कर रही है। काफ़ी ज़्यादा एज पे है, मतलब साइंस फिक्शन की एज पे है ये चीज़, हमें नहीं पता भाई इसके बारे में, कोई प्रूव नहीं हो रखी चीज़ें कि ब्रेन की ज़रूरत है या नहीं है। तो उसके लिए बहुत सारी न्यूरो साइंस पढ़नी होगी मुझे खुद को भी, इस क्वेश्चन को कंप्लीटली आंसर करने के लिए। बट अगर मैं बताना चाहूँ तो मज़ा आएगा भाई, अगर ब्रेन की ज़रूरत ना हो, एकदम कमाल मज़ा आएगा। कॉन्शियसनेस पे काफ़ी सारी थ्योरीज हैं जो कि तुम रीड कर सकते हो। वन ऑफ माय फेवरेट इज़ रोजर पेनरोज की, वो रोजर पेनरोज की थ्योरी है, मैं नाम स्किप कर रहा हूँ दिमाग से, बट उसको भी डिस्कस करेंगे जल्दी, ठीक है। सर आई हैड माई ओन इंट्यूशन इन क्वांटम मेटामॉर्फोसिस वीडियो, प्लीज़ रिप्लाई टू इट। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत सारी वीडियोस बना, अब तुम देखते ही होंगे ना, ऑलमोस्ट डेली ही मैं वीडियो, एक रील तो हमेशा डालता ही रहता हूँ। बट बिलीव मी, वन ऑफ माई फेवरेट वीडियो जो मैंने अभी तक बनाई है, दैट वॉज
क्वांटम मेटामॉर्फोसिस। मैंने उसको कैसे मैंने एक बुक पढ़ी फ्रांस काफ्का की मेटामॉर्फोसिस, और उसको कैसे लिंक करने की कोशिश की है रिलेटिविस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स। सॉरी, रिलेटिविस्टिक बोल देता हूँ, पता नहीं क्यों मैं हमेशा, रिलेशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स। क्या आइडिया निकल के आया भाई, मज़ा आ गया मेरे को खुद को, और वो रील इतनी सुंदर बनी ना, उस पर रिस्पॉन्स ठीक ठीक आया था, बट बढ़िया थी भाई, बढ़िया थी। आगे बढ़ते हैं। इट्स नॉट एज सिंपल एज मल्टी टाइमलाइंस और सिंपल स्ट्रेट लाइन पाथ। बिल्कुल भी नहीं मैंने बोला भाई, ये मतलब आराम से बैठ के इस कमेंट को सभी रीड कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं बोला कि वो इतनी सिंपल है, तभी तो मैंने इस रील की स्टार्टिंग में भी बोला कि मुझे खुद को भाई 2 बार देखनी पड़ी। वो जो हमेशा साइंस में ही डूबा रहता है, उसको 2 बार देखनी पड़ी कि भाई क्या ही मास्टरपीस बना दिया भाई इन लोगों ने। भाई एंट्रोपी है क्या असल में कोई रैंडमनेस? क्या वो एग्जाम्पल मत दो ओल्ड वाला, रियल यूनिवर्स में क्या है एंट्रोपी? एंट्रोपी का मतलब है यार कि चीज़ें, हमारा यूनिवर्स जो है ना, वो धीरे धीरे उसकी जो रैंडमनेस है, जो उसकी क्या कहते हैं, उसकी जो स्टेट्स है, नंबर ऑफ स्टेट्स जो वो एक्सप्लोर कर सकता है। तो मैं, मेरे ख्याल से टेक्निकल डेफिनेशन की एक्सपेक्टेशन होगी, तो मैं वही डेफिनेशन देना चाहूँगा कि हमारा यूनिवर्स मोर नंबर ऑफ स्टेट्स जहाँ उसे देखे उसकी डायरेक्शन में मूव करता है एज कंपेयर टू लेस नंबर ऑफ स्टेट्स। एक रूम कितने तरीके से साफ सुथरा हो सकता है? बहुत कम तरीके हैं। कितने तरीके से एक रूम को गंदा कर सकते हो? बहुत सारे तरीके हैं। तो यूनिवर्स चाहेगा कि रूम गंदा रहे। कितने तरीके से यूनिवर्स फैल सकता है और कितने तरीके से यूनिवर्स इकट्ठा हो सकता है? फैलने के ज्यादा तरीके हैं। दैट इज वाई इट इज एक्सपेंडिंग। आई होप कि मैं वो डेफिनेशन दे पाया हूं जो कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट आगे बढ़े तो फट गई देख के। अरे भाई सिलो यार उसे, आगे और भी तो देखने एनीमे। कैसी बात है ये? इज द क्रिएटर नोज द फिजिक्स मोर देन द साइंटिस्ट? इज द क्रिएटर, समझ नहीं भाई बात। इट्स माई वन ऑफ द फेवरेट साइंस अबाउट टाइम ट्रैवल। बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि था ये, डिजर्व करता था ये। ब्रो वॉच मॉन्स्टर, इट्स रियली पीक ब्रो, प्लीज प्लीज प्लीज। भाई मॉन्स्टर हमें बता रहे हो क्या? मैंने बताया ना तुम्हें, मैंने डेथ नोट देखी है, और वो वाले क्रिएटर ने कोई बनाई हो, मैंने ऐसा सुना था भाई, पक्का नहीं पता, मेरे को ऐसा सुनने में आया था कि जो जिसने डेथ नोट बनाई है उसने एक और बना रखी है मॉन्स्टर नाम से। तो मैं तो भाई सुनते ही होगा कि ले राजन भाई से ये चीज़ बच जाए। मेरे पे जब फ्री टाइम होता है तो भाई मैं स्क्रोलिंग के बजाय ट्राई करता हूँ कि मैं कोई ऐसी चीज़ देख लूँ जिस पे मैं जो कि मैं रिकमेंड कर पाऊँ किसी को। मैं थोड़ा फिलोसफी पढ़ने लग जाता हूँ या विनलैंड सागा जैसी चीज़ देखने लग जाता हूँ। सही बोलते हैं इंटरनेट पे उसे, वो पीक लैंड सागा ही है, विनलैंड नहीं है, पीक लैंड है। इतनी गजब की चीज़ बनाई हुई है, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा। बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर मुझे बड़ा भाई मानते हो या कुछ भी मानते हो तो भाई एक बार ज़रूर देख लेना। क्या मास्टरपीस बनाया है। तुम लोगों को भी देख के ना एट दी एंड जब तुम 2 सीज़न ख़त्म कर लोगे तो तुम आराम से बैठ जाओगे, तुम कहोगे भाई कुछ तो न्यू देखा भाई। ये डाइजेस्ट करने में तुम लोगों को समय लगेगा, इतनी फिलोसॉफिकली हैवी है सेकंड सीजन उसका। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट मज़ा आया था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी मैं बोलता हूँ ना, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। मैं कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई थ्योरी भी एक्सप्लेन करता हूँ, मैं अपने तरीके से करता हूँ। मैं बुक में से पढ़ के, बिलीव मी भाई, पर भरोसा करना, मैं कभी भी कोई थ्योरी बुक से पढ़ के तुम्हारे पे थोप नहीं देता हूँ कभी भी। मैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो रिलेशनल क्वांटम फिजिक्स हो जिसपे मैं भरोसा करता हूँ थोड़ा बहुत ज़्यादा एज कंपेयर टू बाकी इंटरप्रिटेशंस, चाहे वो कुछ भी हो, वो मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन होती जो कि मैं तुम लोगों के सामने पेश करता हूँ। उस पर भरोसा करना चाहते हो बढ़िया है, नहीं करना चाहते हो तो अपनी थ्योरी ला के मुझे बताओ कि मैं ऐसे समझता हूँ और तुम्हारे में ये फ्लो है, तो मैं ज़रूर मानूंगा उस चीज़ को, वरना नहीं। सो ये हमारे पास कुछ कमेंट्स थे। अब नेक्स्ट के लिए मैं ट्राई करा करूँगा कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट को शेयर करने वाला हूँ वो इसी तरीके से कन्वर्सेशनल वे में रहे। तुम लोग कमेंट किया करो और मैं उसको ट्राई करूँगा, जितने भी यूनिक कमेंट्स हुआ करेंगे, जितनों पर भी ज़्यादा लाइक हुआ करेंगे, मैं उसको रीड करूँ और उन पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखूँ, अपने विचार उस पर रखूं, और जो मैं रील बनाता हूं उसको थोड़ी और डेप्थ में बता सकूं। अब मैं जैसे आज ही एक प्लान कर रहा हूं कि रिसेंटली साइंटिस्ट ने डार्क मैटर की मां बहन कर रखी है, उसमें तो भाई क्या ही कर रहे हैं वो। डार्क मैटर की न्यू थ्योरीज आ रही हैं कि ये एक पोर्टल की तरह यूज हो सकता है किसी और यूनिवर्स में जाने के लिए, दिस एंड दैट। बताता हूं इन लोगों को, ये जो इन्होंने गंद फैला रखा है थोड़ा आज साफ करते हैं।
तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने पढ़ के रखना, अगर कॉन्सेप्ट डार्क मैटर पे कोई भी तुम्हारे डाउट है या कुछ भी है कमेंट में डाल देना, बाकी तुम्हारा भाई संभाल लेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और ट्राई करेंगे कि अगर ये फॉर्मेट हमारा चलता है तो मैं इसको कंटिन्यू रखने वाला हूँ। कन्वर्सेशनल 2 वे हो, मतलब कन्वर्सेशनल अगर वीडियो हो तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे भी। और मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से मैं अपने इस iPad का भी यूज़ करूँ, इसका भी यूज़ करूँ। मैं इस पे कॉन्सेप्ट्स को लेके आऊँगा और समझाने की कोशिश करूँगा और ट्राई करूँगा मैं अपनी इस डायरी को, ये जो मेरी डायरी है, ये जो रोजर पेनरोस का डायग्राम है, ये ब्लैक होल है बाय द वे, तो ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करना चाहूँगा। इसका एक एक पेज भाई इतना समय लगा मेरे को लिखने में, बिलीव मी, एक एक पेज लिखने में, बनाने में बहुत समय लगा, उसको समझा, लिखा, सारे के सारे चीज़ों को पेनरोस डायग्राम से समझने की कोशिश की। जब मेरा कोई सेशन होता है ना, कोई भी इवेंट होता है, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हुआ था नेहरू प्लानिटेरियम में, तो वहाँ पे भी मैंने रोजर पेनरोस डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की वाइट होल, ब्लैक होल, पैरेलल यूनिवर्स, एंटी यूनिवर्सेस को। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है भाई मुझे। तो अगर ये फॉर्मेट हमारा चलता है तो मैं यहाँ पे iPad भी नेक्स्ट टाइम से रखूँगा और उससे चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, डायग्राम्स लेके आऊँगा, डिफरेंट इक्वेशंस लेके आऊँगा, तो उसको एक्सप्लेन करने की 2 वे लर्निंग रखेंगे, ठीक है। जो डाउट्स आया करेंगे बताना, फिर उसको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे एंड अप टू सोन ये चलाते रहेंगे और उसको थोड़ा सा साइंटिफिकली बीच बीच में हैवी सेशंस, मतलब बीच बीच में हैवी पार्ट भी रखेंगे जिसमें हम एक्चुअल डेप्थ में जाने वाले हैं सब्जेक्ट की। आई होप कि मैं चीज़ों को बता पाया हूँ थोड़ी थोड़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। इस फॉर्मेट के बारे में फीडबैक ज़रूर देना। मैं वो लेक्चर्स वाली वीडियो डालना बंद नहीं करूँगा, डोंट वरी, वो लेक्चर्स भी आएंगे, वो जो 50 मिनट 1 घंटे के आते हैं। लेकिन मेरे को लगता है ये भी ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ रील की 2 मिनट की नॉलेज से हम बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। उस पर ऐसे लॉन्गर सेशन बनते हैं, डिजर्व करते हैं। तुम्हारे जो थॉट्स हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करूँ। आई होप चीज़ें एक्सप्लेन कर पाया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।